सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने अपने पिछले पार्ट में रूसो जी के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ लिया था, है ना। हमारा दूसरा पार्ट रहा है और उसमें हमने संप्रभुता, समान इच्छा के विषय में विस्तार से पढ़ा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम समानता के विचार का समर्थन, स्वतंत्रता की संकल्पना, ठीक है, और रूसो की जो शासन प्रणाली थी और उन्होंने राष्ट्रवाद के विषय में क्या कहा, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि समानता के विषय में रूसो जी क्या कहते हैं। तो समानता और स्वतंत्रता, ये इन दोनों के ही समर्थक हैं और इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, आगे देखो, समानता और जो स्वतंत्रता है ना, वो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू के रूप में काम करते हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से भी जानते हैं। कई बार हमारे लिए अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर स्वतंत्रता कहाँ है और समानता कहाँ है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना समानता मुश्किल है और समानता के बिना स्वतंत्रता मुश्किल है ना। अब समानता के विचार का समर्थन करते हुए ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो बेचारा स्वयं को बेच दे, खुद को ही बेच दे, या कोई भी व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि दूसरे को खरीद ले, है ना। मालिक और दास जैसी जो प्रथाएं हैं, जो भेदभाव है, इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, इनको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि मालिक सदैव मालिक रह जाता है और दास सदैव दास रह जाता है। ये कहते हैं समानता के विषय में। और जो रूसो जी हैं, इन्होंने कहीं भी शिक्षा के विषय में समर्थन नहीं किया महिलाओं का। ठीक है, रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा का अधिकार कहीं पर भी नहीं बताया है, ना ही इनने कभी समर्थन किया है। ठीक है, तो चलिए, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि समानता के विचार में क्या कहते हैं। समानता के विचार में सिंपल सी बात कहते हैं कि गरीब व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो स्वयं को बेच दे, अमीर व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे को खरीद ले, और ऐसी ये भेदभाव जैसी चीज़ें हैं, इनको समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के विचार। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता पे क्या बोलते हैं, इनकी स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि समानता के विषय में वो क्या क्या बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो खुद को बेच दे, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे को खरीद ले। ऐसे ही स्वतंत्रता की संकल्पना में बोलते हैं कि रूसों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना, जो उसकी नैतिक इच्छा है उसका पालन करना, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना। ठीक है, आपके पास में इच्छाएं हैं। ठीक है, हमने दो इच्छाएं पढ़ी थी। आपके पास में इच्छाएं हैं, दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो स्वार्थपूर्ण इच्छा, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल विल। एक होती है समुदाय के कल्याण के लिए इच्छा, जिसको हम बोलते हैं रियल विल। ठीक है, तो ये रियल विल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, समुदाय के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, और स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपके पास कोई स्वतंत्रता है कि आप उस स्वतंत्रता का उस स्वतंत्रता को यूज़ कीजिए समुदाय की भलाई के लिए। ठीक है, इंसान के पास में इच्छाएं होती हैं, अच्छी इच्छाएं भी होती हैं, गलत इच्छा भी होती है। ठीक है, अच्छी इच्छा का पालन करो। किसके लिए पालन कर रहोगे? समाज के कल्याण के लिए। इसी तरीके से समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है, ये कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सेवाइन है, ये एक हम जानते हैं दार्शनिक, और इन्होंने पहले भी रूसो जी के बारे में क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि रूसो जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आधुनिक युग में समुदाय की जो मान्यता होती है, समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? पुनर्जीवित कर रहे हैं किसको? समुदाय की मान्यता को। और अभी ये कहते हैं कि सेवाइन के अनुसार रूसो की जो स्वतंत्रता की संकल्पना है, ठीक है, वो विरोधाभासी स्वतंत्रता है। कौन सी है? विरोधाभासी स्वतंत्रता है। विरोधाभासी मतलब क्या है? एक पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम है। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक विरोधाभास, यानी कि एक असत्यवास, एक मिथ्यावाद है। ठीक है, एक विरुद्ध मत है वो। समझ में आई? अब ये विरोधाभासी क्यों है, ये पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम क्यों है? देखो, क्योंकि ना रूसो जी कहते हैं जो व्यक्ति अपनी समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, मतलब उसे रोका जाएगा स्वतंत्र होने से। ठीक है, इसी कारण इसे फांसीवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें कौन कहा जाता है? इन्हें फांसीवाद भी कहा जाता है। और इनको ये जो फांसीवाद का विचार है ना, तो फांसीवाद के विचार के कारण ये दार्शनिक पिता कहा जाता है। ठीक है, फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। ठीक है,
ध्यान रहे कि फांसीवाद क्यों कहा जा रहा है। फांसीवाद इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए रोका जाएगा। इसी कारण उन्हें फांसीवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो रूसो, अब हम पढ़ते हैं कि रूसो शासन प्रणाली के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, रूसो की जो शासन प्रणाली है उसके विषय में क्या कहते हैं। तो देखो रूसो जो शासन प्रणाली है उसमें वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़िया मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। उनका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से बिल्कुल ही लगाव नहीं है, बिल्कुल ही खंडन किया जाता है। वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को खंडित मानते हैं, खराब मानते हैं। ठीक है, और जब हम समझौते वाला पढ़ रहे थे, याद करो जो लॉक के मूल तत्व थे उनमें उन्होंने बताया भी था कि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते पर रखा था, है ना, और उन्होंने मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को खराब मानते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ठीक है, और रूसो के लोकतंत्र को मान्यता, जो लोकतंत्र की जो मान्यता है उसको अमूल्यवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अमूल्यवादी लोकतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। देखो उनके लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो कौन सा लोकतंत्र, जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा जाता है। एक दार्शनिक थे मैकफर्सन। ठीक है, उन्होंने एक रचना लिखी थी और उस रचना का नाम था द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, 1977 में लिखी थी। और उन्होंने उसमें रूसो का जो लोकतंत्र है उसको विकासवादी लोकतंत्र मांगना था, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी मांगना था, उनकी संख्या दी थी। ठीक है, किसने दी थी, मैकफर्सन ने दी थी, ध्यान रहे। ठीक है, मैकफर्सन ने दी थी। कौन, उनकी क्या रचना थी, मैकफर्सन की रचना थी द लाइफ ऑफ टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, 1977 में लिखी। क्या है उसके अंदर, उसके अंदर जो रूसो का लोकतंत्र है उसको विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो हम जैसा जानते हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे और ये फ्रांसीसी क्रांति पे बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का अनुभव तो इनमें आना ही था। ठीक है, राष्ट्रवाद का विचार तो आना ही था। तो देखो राष्ट्रवाद जो रूसो हैं, रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है, सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है रूसो जी को। और उन्होंने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक का एक धर्म है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं एक बारी विविधतावाद। अब विविधतावाद के विचार के बारे में क्या जानते हैं, तो एक बारी उसके बारे में जान लेते हैं। एक विविधतावाद भी क्योंकि आ जाता है ना। तो देखो विविधतावादी जैसा हम जानते हैं, विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न चीज़ें, विविध चीज़ें। ठीक है, तो रूसो जी जो हैं हम जैसा जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक भी हैं। ठीक है, लोकतांत्रिकवादी कैसे हैं, हम जानते हैं ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को खंडित करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानते हैं, है ना, हमने भी पढ़ा था ये ना। ये जो होते हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानते हैं। इनकी जो स्वतंत्रता की संकल्पना के बाद हमने शासन प्रणाली के अंदर पढ़ा, तो शासन प्रणाली में हमने देखा कि रूसो जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, है ना। बाद में इनको रूसो जो है एक व्यक्तिवादी भी हैं और वो एक समाजवादी भी हैं। ठीक है, समाज उनसे प्रेरणा लेता है। समाज उनसे प्रेरणा कैसे लेता है, जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और अमेरिका के साइड के जो जितने भी देश थे वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रूसों के विचारों से प्रभावित हैं भी, है ना। और उन्हें फांसीवादी भी माना जाता है। अब फांसीवादी कैसे माना जाता है, या फिर फांसीवादी भी उसे प्रभावित है, अब कैसे मान सकते हैं फांसीवादी प्रभावित। तो हमने भी पढ़ा था कि रूसो मानते हैं जो व्यक्ति समान इच्छा का पालन नहीं करता उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होगा, वो स्वतंत्रता से बाध्य कर दिया जाएगा। तो ये क्या, एक ये फांसीवादी का विचार है और इन्हें फांसीवादी दार्शनिक का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब रूसो जी की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। आलोचना कौन करता है, इनमें एक टॉलमैन है। ठीक है, टॉलमैन जो है आलोचना करते हैं। इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आलोचना के ऊपर। ठीक है, इसमें काफ़ी कम दे रखा है। टॉलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारीवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रेरित होता है। ठीक है, उनका मानना ऐसा है। चलिए तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।
लेकिन ये आलोचना वाला जो है इसको मैं एक बार ठीक से विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। आज या कल में मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है जी। धन्यवाद।